हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम करेंगे पीजीबीपी के अंदर जो सेक्शन 36, 37 के अंदर जो रेस्ट ऑफ द डिडक्शंस बची हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें पीजीबीपी के अंदर आप डिसअलाउ कर देते हो, यानी जिनको आप बीच में नहीं रखते, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और इसके अलावा डीम्ड प्रॉफिट और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, आज हम उसके बारे में भी करेंगे। दोस्तों करते हैं स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों अगर आपको कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपके मिसलेनियस डिडक्शन में आती है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन, कि जो भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम अगर किसी स्टॉक जिसके ऊपर रिस्क था उसके लिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया या एम्प्लॉय की हेल्थ के रिलेटेड, तो इसमें आपको डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पीरियड आफ्टर एसेट पुट टू यूज़, अगर आपने एसेट पुट टू यूज़ की है उसके ऊपर आपको कोई बोरोड कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो डिडक्टेड माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोई अपनी कैपिटल है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी। सिमिलरली अगर आपकी कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो कि मनी आपने पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए ली थी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला तो वो भी डिडक्टेड नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसे मोनेटाइज किए हैं एक्सपेंडिचर जो कि जीरो कूपन बॉन्ड्स के ऊपर है तो वो भी आपके डिडक्टेड बीच में से हो जाएंगे। अब इसके अलावा दो तीन और आते हैं, जैसे कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन की है आरपीएफ में या पेंशन में स्कीम के अंदर या फिर कोई ग्रेचुटी फंड के अंदर, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एम्प्लॉय की भी अगर कंट्रीब्यूशन इन्हीं केसेस में है जैसे आरपीएफ हो गया, एसपीएफ हो गया, तो इन केसेस में भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर ऐसा कोई एनिमल अलाउंस जो कि आपने डेड एनिमल के ऊपर यूज़ किया है, यानी वो एनिमल जो डेड था और आपने बिजनेस में यूज़ किया है, उसकी अमाउंट भी आपको डिडक्शन में मिलेगी। और वो डिडक्शन कैसे निकलेगी? परचेज प्राइस माइनस जो भी आपने उसके ऊपर खर्चा यानी सेल की होगी। तो इन दोनों को लेस करने के बाद जो भी आएगा वो डिडक्शन के अंदर आप लिख दोगे। अब आते हैं जर्नल डिडक्शन। इसमें क्या क्या मेन कंडीशंस हैं जो कि आप इसे ले सकते हो सेक्शन 37 के अंदर, कि जो भी एक्सपेंडिचर आपके इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होंगे या 30 से लेकर 36 के अंदर वो आप इसके अंदर ले आओगे। नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। इंकरेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर में होनी ज़रूरी है तभी मिलेगी आपको। इंकर्ड आफ्टर सेटअप द बिजनेस, अगर आपका बिजनेस सेटअप हुआ होगा तभी आपको जनरल डिडक्शन मिल सकती है, या फिर अगर आपने लीगल पर्पस के लिए कोई काम किया है या कोई एसेट यूज़ की है तभी आपको जनरल डिडक्शन मिलेगी। अब उसके बाद कुछ ऐसे टैक्स की अलाउबिलिटी आ जाती है कि क्या कौन से ऐसे टैक्स हैं जो आप अलाउेबल कर सकते हो डिडक्शंस के लिए। तो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है लीगल फीस और असेसमेंट फीस जो कि आप अलाउड कर सकते हो एज अ टैक्स, अदरवाइज आपके कोई भी चीज़ एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। तो आप पढ़ सकते हो रिफंड हो गया, पेनल्टी फाइन हो गया या टैक्स कोई ऐसा जो भी आपने पे किया है तो वो नॉट अलाउड माना जाएगा। अदरवाइज पीजीबीपी के अंदर सिर्फ लीगल फीस और असेसमेंट फीस बिजनेस के रिलेटेड ही अलाउड की जाएगी। अब एक नोट है कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज में कोई कंट्रीब्यूशन की है तो वो भी नॉन डिडक्टेबल है, वो पीजीबीपी के अंदर डिडक्टेबल नहीं हो सकती। अब उसके बाद कुछ ऐसी सेक्शन 40 के अंदर डिसअलाउंस आ रही हैं, स्पेसिफिक डिसअलाउंस, कि जो बिजनेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिख लेता है लेकिन पीजीबीपी के अंदर आप उसे डिसअलाउ कर देते हो या इनकम टैक्स उसे नहीं मानता। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया जो कि आपने एनआर को पे की है, नॉन रेजिडेंट को, तो अगर आपने आउट ऑफ इंडिया की है तब भी नहीं आएगी, या फिर अगर आपने इंडिया में किसी एनआर को की है तो तब भी आप बीच में डिसअलाउ कर दोगे। तो कंडीशन क्या होती है डिसअलाउ करने की, कि अगर आपने टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया प्रीवियस ईयर में, या फिर आपने डिडक्ट तो कर दिया लेकिन आपने उसे फाइल नहीं किया, बिफोर फाइलिंग पे नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आप डिसअलाउ कर दोगे इस चीज़ को। या फिर आप कॉन्सिक्वेंस कारण क्या बनोगे? एक मेन कारण ये है कि अगर आपकी पूरी की पूरी अमाउंट डिसअलाउ की जाएगी तभी ये डिसअलाउंस माना जाएगा, अदरवाइज ये डिसअलाउंस इसके अंदर नहीं आ सकता। अब नोट क्या है कि अगर आपने 31 मार्च के बाद कोई इसकी पेमेंट की है, डिडक्शन की है और बिफोर फाइलिंग इसे पे किया है, तो क्या ये डिसअलाउ होगा 31 मार्च के बाद और फाइलिंग के पहले? तो येस, दिस इज डिसअलाउड। वाई? आपने 31 मार्च से पहले पहले इस चीज़ को पेमेंट करनी है, अदरवाइज आपकी पेमेंट डिसअलाउ मानी जाएगी। अब केसेस आप सामने हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ डिडक्टेबल प्रीवियस ईयर कौन सा लेना है जो आपका जिसमें आपने पेमेंट टीडीएस की हो। तो आप देख सकते हो आपने ये मैटर करना है 1990, तो 19 में आपने पे कर दिया है 31 मार्च से पहले, तो ये डिडक्टेबल ईयर भी क्या माना जाएगा? 1920। अब 20 में आपने डेट ऑफ टीडीएस है लेकिन 22 में पे किया, तो इसमें डिडक्टेबल प्रीवियस ईयर कौन सा होगा?
जिसमें आपने पे किया, दैट इज़ 22 से 23। अब यहाँ पे तो 19 में आपकी डेट आ गई, लेकिन यहाँ पे आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो इसमें डिडक्टेबल ईयर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपका डिपॉजिट ही नहीं हुआ है। अब सेकंड केस कौन सा है जो स्पेसिफिक डिसअलाउंस के अंदर है? अगर आपने किसी रेजिडेंट को पेमेंट की है तो अगर तो उसमें आपने 30% अमाउंट को डिसअलाउ पहले कर दिया है या आपकी 30% अमाउंट डिसअलाउ हो गई है, तो ये केस में क्या माना जाएगा? आपको स्पेसिफिक डिसअलाउंस, और पीजीबीपी के अंदर आप इसे नहीं लिख सकते। अब एक नोट है कि इफ़ टैक्स ऑन सच अमाउंट हैज़ पेड बाय शोइंग सच अमाउंट एज अ इनकम इन हिज आरओआई, आपने जब भी फाइलिंग की थी उसमें आपने इस इनकम को अपनी इनकम मान लिया और डीम्ड कर दिया, तो इस केस में ये जो अमाउंट है वो क्या मानी जाएगी? नॉन डिसअलाउंस मानी जाएगी। सो ये एक नोट अपने माइंड में रखो। अब थर्ड कौन सी चीज़ है जो स्पेसिफिक डिसअलाउड है? टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी पर्क। तो ये आपको माइंड में रखना है कि अगर कोई नॉन मॉनेटरी पर्क में आपने टैक्स पे कर दिया है या एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया है तो उसमें आपको कोई भी चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी। आपकी सारी की सारी चीज़ क्या है? नॉट डिडक्टेबल यानी एग्जेम्प्ट। अब नोट है कि अगर आपने इनकम टैक्स कोई बिजनेस इनकम के ऊपर पे कर दिया है तो वो भी नॉन डिडक्टेबल माना जाएगा अंडर पीजीबीपी। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखो। अब केस आता है डिसअलाउ इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में कोई चीज़ को डिसअलाउ करना है तो वो क्या होगा कि अगर आपने रेमोरेशन पे की है पार्टनर को तो वो नॉन वर्किंग पार्टनर हुआ तो वो डिसअलाउड माना जाएगा, या फिर वर्किंग पार्टनर हुआ तो उसमें अगर आपने कोई ऐसी डीड की जो कि अनऑथराइज है तो उस केस में भी आपकी क्या मानी जाएगी? डिसअलाउंस मानी जाएगी। या फिर कोई ऐसा वर्किंग पार्टनर जिसने ये लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर ली हैं तो इस केस में भी आपको क्या माना जाएगा? डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब ये लिमिट्स आप देख सकते हो। उसके बाद अब आपके पास है इंटरेस्ट पे टू पार्टनर। तो इंटरेस्ट पे टू पार्टनर, अगर आपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर दिया है तो वो डिसअलाउड कब माना जाएगा? अगर तो वो ऐसे डीड में है जो अनऑथराइज है, या फिर अगर उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% से ज़्यादा जा चुका है तो उस केस में पर एनम यानी पूरे साल का, तो उस केस में उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सिमिलरली कोई ऐसी रेमोरेशन जो आपने एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के किसी मेंबर्स को दी हैं तो उस केस में भी आपकी जो रेमोरेशन है वो क्या कर दी जाएगी? नॉन डिडक्टेबल यानी डिसअलाउड कर दी जाएगी। फिर उसके बाद है अनरीजनेबल अमाउंट या एक्सेसिव अमाउंट, कोई ऐसी अमाउंट जो रिलेटिव्स को आपने वैलिड नहीं है या अनरीजनेबल वे से है या एक्सेसिव है तो वो भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आपने कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर ने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किया है जो कि अलाउ नहीं है, उस केस में क्या है? लॉ ने इसे रिक्वायर्ड नहीं माना है। सो इसलिए लॉ ने अगर नहीं माना तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी? डिसअलाउड कर दी जाएगी। तो ये एक क्या है आपके पास डिसअलाउंस वाले केसेस हैं जो आपको माइंड में रखने हैं प्रैक्टिकल करते हुए। अब नेक्स्ट आता है कि डीम प्रॉफिट एंड द ट्रीटमेंट, कि होता क्या है डीम प्रॉफिट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको डीम प्रॉफिट के अंदर लेकर आने हैं। तो वो क्या है? रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन। आपने कोई ऐसे डिडक्शन सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के अंदर आई है कि अगर आपने कोई ऐसा रिकवरी की है डिडक्शंस के ऊपर, यानी आपको कोई पैसा वापस आया डिडक्शंस के ऊपर, तो वो आपके लिए क्या है? डीम्ड प्रॉफिट है। तो अगर आप उसके ऊपर टैक्स लगाओगे तो वो कौन सा ईयर माना जाएगा? प्रीवियस ईयर जिसमें आपने अमाउंट रिकवर्ड की हो। सिमिलरली अगर आपने कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो एसेट यूज़ की थी उसे सेल कर दिया तो उस केस में आपकी जो अमाउंट है वो डीम्ड प्रॉफिट मानी जाएगी। और डीम्ड प्रॉफिट अगर आपकी वो चीज़ मानी गई है तो वो टैक्सेबल भी होगी। तो टैक्सेबल किस ईयर में होगी? जिस ईयर में आपने उसे ट्रांसफ़र एसेट को किया। अब उसके बाद है रिकवरी ऑफ बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1। अगर आपने इस सेक्शन के अंदर बैड डेट की रिकवरी कर ली है, डिडक्शंस के ऊपर आपको पैसा आ गया है, तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी आपके लिए? डीम्ड प्रॉफिट, और वो भी टैक्सेबल होगा उस ईयर में जिस ईयर में आपको उस अमाउंट की रिकवरी हो गई है। अब एडजस्टमेंट ऑफ अ लॉस, अगर आपका कोई ऐसा लॉस है जो आपने एडजस्ट करना है तो वो भी डीन प्रॉफिट माना जा सकता है। जैसे कि ज़्यादातर लॉस है जो वो कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड आफ्टर 8 ईयर्स, वो 8 साल के बाद आपका बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने पढ़ा था अगर कोई डिसकंटिन्यूअंस केस है उसमें आप क्या करोगे? उसे सेट ऑफ करोगे उस इनकम के साथ जो जिस इनकम के रिलेटेड वो है, तो सेट ऑफ किया जाएगा यहाँ पे। अब बैलेंसिंग चार्ज, अगर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आपने डेप्रिसिएशन लगाई है जिसमें आपका चार्ज बैलेंस बचा हुआ है तो उस केस में भी आप डीम प्रॉफिट के अंदर आ जाते हो, क्योंकि वो आपका बैलेंस आपके लिए एक प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट के ऊपर अगर आपका टैक्स लगा है तो वो किस ईयर में लगेगा? दैट इज़ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र और सेल। तो ये सारे सेक्शन डीम प्रॉफिट के अंदर आपका सेक्शन 41 कवर कर देता है। अब सेक्शन 43 सब सेक्शन ए या पार्ट ए जो है इसका, वो क्या है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट है जो वो चेंज हो जाती है फॉरेन रेट से, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप? उसकी एडजस्टमेंट उस अमाउंट तक करोगे जितनी अमाउंट तक उसकी वैल्यू जा सकती है।
यानी जितनी अमाउंट आपने उसके ऊपर पे की है उसकी एडजस्टमेंट उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने वो एडजस्टमेंट करनी है कि जो भी उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर जितना भी चेंज आएगा आप उसे टोटली इग्नोर कर दोगे। अब उसके बाद सेक्शन 43 भी क्या है कि एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस, कौन कौन से खर्चे हैं जो पेमेंट बेसिस के ऊपर डिडक्टेबल माने जाते हैं। कोई टैक्स ड्यूटी हो गया, कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया, या बोनस कमीशन, या कोई ऐसी अमाउंट जो आपने इंडियन रेलवे के एसेट को यूज़ करते हुए उन्हें बैक कर दी है, तो उस केस में आप क्या मानोगे, दैट इज़ उन एक्सपेंडिचर को डिडक्टेबल मानोगे। पर कंडीशन ये है कि असेसरी मस्ट फॉलोइंग मर्केंटाइल बेसिस, कि असेसरी को इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मर्केंटाइल बेसिस यूज़ करना होगा, यानी मर्केंटाइल मेथड है जो उसे यूज़ करना होगा, तभी इन खर्चों के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी। अदरवाइज़ ये सेक्शन के ऊपर आपको कोई डिडक्शन इन खर्चों के ऊपर नहीं मिलेगी इस कंडीशन को पूरा किए बगैर। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ अनपेड लोन टू फ्रेश लोन। अगर कोई ऐसा नोट है आपके सामने कि जिसमें आपको लिखा है कि आपका जो लोन है वो अनपेड से फ्रेश लोन बना दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आपने वो डीम टू बी पेड है। डीम टू बी मीन्स आपको पे करना ही होगा, तो इस केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अब आपका सेक्शन 43B कवर हुआ। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रिजम्पटिव इनकम एलिजिबल बिजनेस प्रोफेशनल एंड ट्रांसपोर्ट असेसी, कि कोई ऐसी इनकम जो एलिजिबल है बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट असेसी के लिए, अंडर सेक्शन 44 के पार्ट्स हैं जो उसके अंदर आपको ये अगर सेक्शन दिया गया है, इसमें आपको अगर डिडक्शंस चाहिए जो बिजनेस प्रोफेशनल या ट्रांसपोर्ट असेसी की इनकम है, तो इस प्रोविज़न में आपको कुछ कंडीशंस को पूरा करना होगा, तभी आपको ये सारी कंडीशंस के ऊपर डिडक्शंस मिल सकती हैं। तो वो कंडीशन क्या है इस सेक्शन के अंदर आने के लिए, एलिजिबल असेसी क्या होना चाहिए, रेजिडेंट है बिजनेस के अंदर या एचयूएफ होना चाहिए, और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो प्रोफेशनल है तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल होना चाहिए, या फिर उसकी जीआर यानी ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अगर कोई ट्रांसपोर्ट असेसी है तो कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हायरिंग करता हो बिजनेस के अंदर या लीजिंग करता हो किसी गुड्स की, और अगर वो ऐसे गुड्स की लीजिंग कर रहा है या उन्हें लेकर जा रहा है तो 10 से ज़्यादा कैरेज उसके पास नहीं होने चाहिए गुड्स के, तभी ये जो असेसी होगा वो क्या माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर, और उससे डिडक्शन मिलेगी। अब इनकम क्या होनी चाहिए, 8% ऑफ टर्नओवर होनी चाहिए मैक्सिमम, यानी अप टू इतनी होनी चाहिए। प्रोफेशनल 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट असेसी के पास अगर तो हैवी व्हीकल है तो 1000 पर टन होने चाहिए रुपीज़ पर मंथ के लिए ग्रॉस व्हीकल वेट के मुताबिक, और अदर व्हीकल है अगर तो 7500 एवरी मंथ। कोई वेट की इसमें आपको जानकारी ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो इनकम है वो 7500 एवरी मंथ होनी चाहिए। अगर हैवी है तो 1000 पर टन। अब डिडक्शन है तो आप देख सकते हो कि बिजनेस जो इनकम है उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी 30 से 38 तक। अब उसके बाद सिमिलरली प्रोफेशंस को भी नहीं मिलेगी और ट्रांसपोर्ट को भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको कोई सैलरी या इंटरेस्ट मिला है तो वो डिडक्टेबल माना जाएगा। अब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, ना ही आप इस इनकम के ऊपर कोई बिजनेस में आप बुक प्रिपेयर करोगे, ना प्रोफेशनल्स में करोगे, तो ना ही ट्रांसपोर्ट के अंदर। लेकिन अगर आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U की बात आ रही है तो बिजनेस में आप अवेलेबल कर सकते हो, यानी ये आपको मिल जाएगी डिडक्शन। प्रोफेशनल में भी आपको मिल जाएगी और ट्रांसपोर्ट असेसी में भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अब एडवांस टैक्स की बात करें तो अगर आपने बिजनेस में एडवांस टैक्स इस इनकम के ऊपर पे करना है तो कम से कम आपको एक इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो रिक्वायर्ड, और बिफोर 15 मार्च, यानी 15 मार्च से पहले पहले। सिमिलरली प्रोफेशनल में भी वही केस है। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो ट्रांसपोर्ट असेसी में आपको कोई ऐसी कंसेशन अवेलेबल नहीं मिलेगी। आप नॉर्मली एडवांस टैक्स के प्रोविज़न को एप्लीकेबल कर सकते हो, यानी ये कंडीशंस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहे एडवांस टैक्स नॉर्मली पे कर सकते हो। लेकिन अब ऑडिट की बात आती है तो बिजनेस में अगर आप मेंटेन ही नहीं कर रहे बुक्स किसी में भी, तो ऑडिट में भी किसी में भी आप ऑडिटिंग नहीं करोगे। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ आपको जो आज करवाया है कि जो आपके डिसअलाउंस हैं या आपकी जो कंडीशंस हैं, डीम्ड प्रॉफिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।